इसके पीछे के वीडियोस में हम लोगों ने 2020 और 19 के पेपर देख लिए थे। इस वीडियो में हम पूरे लेक्चर में 2018 के पेपर को करने वाले हैं और 2018 में एक्चुअल में साइंस टेक में क्या रहा है वो भी समझना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है पीछे के वीडियोस में कि इधर जो एक चेन लेकर मैं चल रहा हूँ, जहाँ पर 2019 दो पेपर डिस्कशन हो चुके हैं और इस सेशन में आज हम 2018 के यूपीएससी के पेपर को देखने वाले हैं, जहाँ पर साइंस और टेक से किस तरह के क्वेश्चंस रहे हैं। फ़िलहाल ये यूट्यूब पर मेरा 24 सेशन है और जहाँ मैं साइंस टेक और एनवायरनमेंट के सारे ही स्टैटिक आप कह लो, उससे जुड़े करंट अफेयर्स कह लो, उन सारे ही पार्ट को इवन क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन के साथ, चाहे वो प्रीलिम्स के रहे हो या मेंस के रहे हो, पूरा का पूरा एक कंपाइलेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। और चलते हैं दोस्त, ये मेरा लेक्चर नंबर 24 है और 2018 में ऐसा क्या हुआ है जिस पर हम बात करेंगे, किस तरह से साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस रहे हैं। और वीडियो की शुरुआत में मैं एक अपना छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर रवि अग्रहरी है और मैंने आईआईटी दिल्ली से पीएचडी किया है एंड आई हैव वन इंस्टीट्यूशन दोज आर रनिंग इन द एट गोरखपुर पूर्वांचल आईएएस फॉर फेस टू फेस क्लासेस। मैं उसका डायरेक्टर हूँ एंड आई एम टेकिंग योर क्लासेस फॉर साइंस टेक एंड एनवायरनमेंट। Last 18 years teaching experiences, 1000+ selections in civil service examinations, and I have written some books on science and tech and environment. Those are published by the McGraw-Hill, and it's a recommended book for all of you for civil service examinations. So don't miss to read this book, guys. This is my Telegram platform, जहाँ पर मेरे सारे के सारे PDF हैं. You guys can download my all the PDF here, so at least you people can save your time to make your all the notes and everything. अनअकैडमी पर जो मेरा प्रोफाइल है, जहाँ पर आई एम टेकिंग योर ऑल द क्लासेस हियर, सो यहाँ पर सारे के सारे मेरी क्लासेस हैं जो आपके प्लस की क्लासेस के अलावा कुछ स्पेशल क्लासेस भी होती हैं विच इज़ फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। ये मेरा रवि यूपीएससी कोड है जो वेन एवर यू आर गोइंग टू जॉइन एनी कोर्सेज तो यू पीपल कैन यूज इट, रवि यूपीएससी कोड, एंड यू कैन गेट सम relief also in your fees. These are best educators, those are available on Academy, those you can see on the screen, guys, and these all the educators are taking your classes on Academy for लाइव सेशंस। सो दिस इज इंट्रोडक्टरी ऑफर जो आपका अनअकैडमी देता है और ये ऑफ़र 19 जन तक वैलिड है, जिसमें यू आर गेटिंग 18 मंथ्स कॉम्बो ऑप्शंस और इससे सस्ता कभी फीस आपको मिली भी नहीं है और एडिशनल 10% ऑफ यू विल गेट इट, जो आपको 19 जब तक ऑप्शंस दिए जाते हैं। इवन अ पार्ट ऑफ इन दिस कोर्सेज यू विल गेट द बुकलेट ऑफ ऑल द यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशंस, दैट इज़ कंपाइलेशन ऑफ अनअकैडमी। इवन 19 जनवरी से ये बैचेस स्टार्ट हो रही हैं और प्लस अ पार्ट ऑफ ऑल द टेस्ट सीरीज आर ऑल्सो इंक्लूडिंग हियर। सो इट्स अ कंप्लीट पैकेज फॉर योर ऑल द प्रिपरेशंस फ्रॉम द बिगनिंग टिल अचीव योर गोल। सो दिस इज अ सेशन ऑफ साइंस एंड टेक जहाँ पर आई विल डिस्कस विद यू अबाउट द प्रीलिम्स 2018 क्वेश्चन पेपर्स। सो व्हाट अबाउट द क्वेश्चन इन 2018? द फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, गाइज। जो क्वेश्चन है वो आपके पेपर में सोलर पावर प्रोडक्शंस को जोड़ के पूछ रहा है इंडिया के रेफरेंस में। With reference to solar power production, India consider the following statements. 1. India is the third largest in the world in the manufacturing of silicon wafers used in the photovoltaic units. And the second, solar power tariffs are determined by the Solar Energy Corporation of India. तो यहाँ दो कीवर्ड्स हैं, एक तो सिलिकॉन वेफर पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इंडिया इसको बनाता है या नहीं बनाता है, और दूसरा पूछा जा रहा है कि सोलर पावर जो टैरिफ होता है वो इंडिया में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है। तो फर्स्ट पार्ट अबाउट सिलिकॉन वेफर, एक्चुअली क्या होता है दोस्त, ये एक इम्प्रूव फोटोवोल्टाइक होता है। जैसे पीछे के जो फोटोवोल्टाइक्स होते थे पहले ज़माने के, कह लो अभी भी जो हम लोग यूज़ कर ही रहे हैं, उसमें सिलिका वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन अभी क्या है कि कुछ R&D कर उसकी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। ओके, और यहाँ पर बहुत सारे वेफर बिस्किट आप खाते होगे ना, बहुत सारी लेयरिंग उसमें होती है, बीच में वनीला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्स होते हैं। एग्जैक्टली कुछ उसी टाइप के यहाँ पर जो सिलिका मेन मटेरियल्स होते हैं उनके परफॉर्मेंस को ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की है, जिसको हम लोग सिलिकॉन वेफर्स कह रहे हैं। और यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि जो सिलिकॉन वेफर की जो R&D है वहाँ पर इंडिया इज़ नॉट एमंग टॉप 3 कंट्रीज़, इसके मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आता है। इवन इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग वैसे है भी नहीं, प्रॉपर तरीके से बताऊँ, वी आर इम्पोर्टिंग दिस फ्रॉम द अदर कंट्रीज़। और कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल सोलर लाइन से उसका एक फ़ायदा हमें मिलता है कि आसानी से चीज़ें हमें मिल जाती हैं। तो द वन पार्ट दिस इज़ नॉट राइट आंसर, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन वेफर। सेकेंड पार्ट की बात करें, सोलर पावर टैरिफ की इंडिया में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन डिफाइन करता है, तो यू मस्ट बी नो कि आप सोलर पावर टैरिफ समझते हैं या नहीं समझते हैं। जैसे एक जनरल क्वेश्चंस भी मैं आपसे क्लासरूम में पूछता हूँ कि जो कोल टैरिफ होता है और जो सोलर टैरिफ होता है, ओके, जनरली जो सोलर टैरिफ होते हैं वो कोल टैरिफ से सस्ते होते हैं।
ओके, तो वाई सोलर टैरिफ इज चीपर देन कोल टैरिफ। तो यहाँ पर वही बात मैं कर रहा था कि सोलर पावर टैरिफ जो है वो एक्चुअल में डिसाइड कौन करता है। तो पहले बताऊँ कि सोलर टैरिफ होता क्या है। एक्चुअल में जो सोलर पावर से बेस्ड जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है ना, उसकी पर यूनिट जो रेट्स होते हैं ना, वो सोलर पावर टैरिफ कहलाते हैं। वहीं आप देखो जो कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसकी पर यूनिट जो रेट्स होते हैं काफ़ी महंगे होते हैं। और इंडिया में एक्चुअल में जो सोलर पावर टैरिफ है वो कहीं कहीं लोग कहते हैं कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है, पर एक्चुअल में वो MNRE डिफाइन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। वही जो किसी ज़माने में एक डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के फॉर्म में आया था, बाद में चलकर यही एक मिनिस्ट्री बन जाती है। तो यहाँ पर फिलहाल दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट हैं, दोज आर रॉन्ग। Next question is UPSC question is here. What is the consequences? What is the consequences of a country becoming the member of non-nuclear supply group? तो क्या consequences हैं जिस पे कोई कंट्री को मेंबर जब हो जाता है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में, मतलब मेंबर बनने के लिए न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के लिए। तो एक्चुअल में जैसे पहला स्टेटमेंट करा, इट विल हैव एक्सेस टू द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। सो अगर आप न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के मेंबर बन जाते हैं तो आसानी से आप किसी भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को कहीं से भी ले सकते हैं। द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड वन, इन ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ अ ट्रीटी ऑन नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो पहली चीज़ तो मैं बताऊं कि हाँ, ये बात सही है कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप जो होता है ये एक्चुअल में इसके मेंबरशिप के लिए इंडिया भी काफ़ी कोशिश कर रहा है। और ये सुनने में आता है कि 1990s से इंडिया वांटेड टू बी द मेंबर ऑफ NHC। इस पर एक चैप्टर भी है, मैंने अपनी साइंस एंड टेक के बुक में लिखी है, जिसको कहते हैं न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। अगर आपने उसको पढ़ा होगा तो आप जब जानेंगे कि मैंने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश की है कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर इंडिया क्यों बनना चाहता है। ओके, और न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का एक मेंबर बनने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमें यूरेनियम और यूरेनियम के साथ साथ और भी जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, ओके, जो हमारे रिएक्टर्स को चलाने के लिए, पावर जनरेशन के लिए ज़रूरत होती हैं, तो ईजिली वी पीपल कैन एक्सेस इट। तो ये बात तो सही है कि हाँ, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के मेंबर बनने से यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, फाइन। और दूसरी चीज़ कह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली बिकम्स अ मेंबर ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्सिटी। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्त, ठीक है। इवन यहाँ पे तो आपको न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का जब आप मेंबर बनने की बात करते हैं तो दीज पीपल, दीज एनर्जीज आर इवन गोइंग टू फोर्स टू इंडिया कि इंडिया आप जाओ और NPT पर साइन करो। ओके, लेकिन यहाँ पे तो कह रहे हैं कि इट ऑटोमेटिकली बिकम अ मेंबर ऑफ द ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन न्यूक्लियर। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये तो पूरी तरह से अपोजिट इन्फॉर्मेशन लिखा गया है। ओके, इवन यहाँ तक बोला जाता है कि आप NPT पे साइन करो तब आपको न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का मेंबर बनाएंगे, पर ऐसा कहीं ऑफिशियली लिखा नहीं है कि NPT पे साइन करने के बाद ही यू विल बी अलाउ फॉर द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। ये तो पूरा अपोजिट डायरेक्शन में इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग बट द फर्स्ट स्टेटमेंट इज टोटली राइट। तो द फर्स्ट वन इज राइट, यू पेपर रिमेंबर इट। पर ये टॉपिक जो था ना, ये IR से ही जुड़ा टॉपिक था। IR और न्यूक्लियर एनर्जी को आप जोड़ सकते हैं। जो मेरी बुक है उसमें आई थिंक जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें मैंने न्यूक्लियर डिप्लोमेसी को कवर किया और सारे IAEA, NPT, CTBT वहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तीसरा क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, इन द इंडियन कंटेस्ट व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द रेटिफाइंग द एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है। इन द इंडियन कंटेस्ट व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द रेटिफाइंग एडिशनल प्रोटोकॉल विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ठीक है, इंडिया के रेफरेंस से पूछा जा रहा है कि जो एडिशनल प्रोटोकॉल है जो रेटिफाई हुआ है, ओके, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के अंदर जो प्रोटोकॉल है ना, उसके बेसिस में इंडियन कंट्रीज की बात पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला तो स्टेटमेंट है सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स कम अंडर IAEA सेफगार्ड्स, यानी हमने जितने भी जो सिविलियन रिएक्टर्स हैं, सिविलियन देखो दो तरह के होते हैं। एक तो सिविलियन रिएक्टर्स होते हैं जनरली जहाँ पर हम यूरेनियम वगैरह का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। तो कह रहा है कि मतलब इंडिया के रेफरेंस में हमने IAEA को फॉलो किया, IAEA के सेफगार्ड्स को, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमारे चलते हैं उनको IAEA के अंदर ही रखा है, ठीक है, जो उनके रूल और रेगुलेशंस हैं। दूसरा कह रहा है कि मिलिट्री न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कम अंडर द इंस्पेक्शन ऑफ IAEA। आप मुझे बताओ कि IAEA जो है वो एक्चुअल में आया क्यों है। IAEA एक्चुअल में जो आया हुआ है दोस्त, इसका पूरा का पूरा काम है कि पूरी दुनिया पे नज़र रखना और ये ध्यान देना कि कोई भी न्यूक्लियर एनर्जी का मिसयूज़ ना करे। यानी जो न्यूक्लियर एनर्जी शुड बी यूज फॉर पीसफुल पर्पसेस, नॉट फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पसेस। तो आप मुझे बताओ कि क्या IAEA कभी चीज़ों के लिए ध्यान देगा कि मिलिट्री पर्पस के लिए भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि IAEA इंस्पेक्शन इसलिए करेगा कि कहीं पर इस तरह की उल्टी सीधी हरकतें ना हो रही हों। इसीलिए IAEA को जनरली दुनिया में वी आर कॉलिंग देम एज अ न्यूक्लियर वॉचडॉग। यानी पूरी दुनिया में ये एक खोजी कुत्ते की तरह होता है, जैसे एक पुलिस वालों के पास या आर्मी वालों के साथ एक कुत्ते चलते हैं, एग्जैक्टली ये भी कुछ उसी तरह का काम करता है, सूंघता रहता है कि मतलब दुनिया में कहीं चोरी छुपे कोई न्यूक्लियर टेस्ट तो नहीं कर रहा, इस तरह की चीज़ें तो नहीं कर रहा। आपने अगर एक परमाणु मूवी देखी होगी तो वहाँ पे देखा होगा कि कुछ स्पाइस होते हैं जो UN वाले जो इंडिया में आते, एक्चुअल में वो IAEA के स्पाइस होते हैं, क्योंकि UN ने ही IAEA बनाया है जो पूरी दुनिया पर नज़र रखने के लिए, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि हाँ IAEA, और एक बात और बताओ, इंडिया जो है वो IAEA को फॉलो करता है।
आईए की जो भी नियम कानून है, इवन एडिशनल प्रोटोकॉल को तो इंडिया मेंबर भी है, इसको एग्रीड भी करता है, ठीक है। तो कैसे इंडिया आपको मिलिट्री पर्पस के लिए चीज़ें, यहाँ पर पूरी तरह से आपको बताऊं, सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को आईएए सेफगार्ड के अंदर लाया गया इंडिया के रेफरेंस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ द जीपीएस टेक्नोलॉजी इज यूज। तो जीपीएस टेक्नोलॉजी कहाँ कहाँ किस किस टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। इवन मोबाइल फोन ऑपरेशंस में, वेरिएबल आपकी मोबाइल में जीपीएस है। बैंकिंग ऑपरेशंस में भी आप जीपीएस को यूज़ करते हैं। इवन दो व्हीकल्स होती हैं उनके लोकेशंस वगैरह के लिए। पावर ग्रिड को भी हम अगर बताऊँ तो इंटरनेट और जीपीएस से कंट्रोल कर रहे हैं। और आपने सुना होगा कि 2 साल पहले कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो हैक हुआ था, वो भी कहीं ना कहीं इंटरनेट और जीपीएस की ही वजह से बोला जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे ऑल द 3 ऑप्शंस आर राइट। अगला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछता है जो कि कुछ सोशल इशू से जुड़ा हुआ है, एंड द क्वेश्चन इज कनेक्टिंग विद आधार कार्ड। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो आधार कार्ड से सही है। फिलहाल अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो आधार के पीछे कुछ इन्फॉर्मेशंस लिखे होते हैं जब आपका पहली बार आधार बनकर आता है। आप उस इन्फॉर्मेशंस को भी अगर पढ़े होते दोस्त, तो यहाँ के कई ऑप्शंस ऐसे जो आप खुद बना सकते थे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि आधार कार्ड कैन बी यूज फॉर द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप ऑफ द डोमिसाइल। तो क्या ऐसा है कि आधार कार्ड से हम किसी सिटीजनशिप या डोमिसाइल को प्रूफ करते हैं। फाइन, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आप आधार कार्ड के पीछे देखिए उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट प्रूविंग दैट यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया या इट इज़ अ डोमिसाइल ऑफ इंडिया। तो ये पहली चीज़ तो आपके आधार के पीछे ही लिखी हुई है। मतलब यूपीएससी कितने मजे लेता है ना आप लोगों के। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आप इससे काफ़ी बच्चे यहाँ पे गलती कर चुके होंगे। अगर मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब इस तरह का क्वेश्चन दे रहा है जो आपके बगल से गुजर गया है, स्टिल यू मतलब आप यू हैव डन दिस मिस्टेक। अगली बार आप एक काम करो, जो बड़ा वाला हो ना, लंबा सा आधार आता है जिसको आप छोटा सा काट के अपना वो मतलब वो रखते हो अपने पास, आप जरा बार पीछे पढ़ना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये स्टेटमेंट जो आधार कार्ड कैन बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, ये बिल्कुल नहीं उसमें लिखा है। दूसरा कह रहा है वंस इशूड द आधार नंबर कैन नॉट बी डीएक्टिवेटेड और ओमिटेड बाय सुइंग अथॉरिटीज। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप आधार को फिर चेंज करा सकते हैं, नंबर्स वगैरह भी चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ नाइदर 1 और नॉट 2 है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखेगा, नाइदर 1 एंड नॉट 2, यहाँ पे दोनों ही हैं, ठीक है। यू शुड बी क्लियर। जस्ट अ मिनट, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आधार के बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में कुछ फिलहाल ये क्वेश्चंस हैं जो अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, और जैसे वन्नाक्राई क्या है, पिटिया क्या है, टनल, ये सारे के सारे दो साइबर थ्रेट्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी से जुड़े। इवन आपको बताऊं तो आपके पेपर में साइबर थ्रेट से जुड़े काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। इसके पहले के पेपर में आप लोगों ने ब्लॉकचेन वगैरह देखा था, तो क्वेश्चंस आर कमिंग हियर अ लॉट गाइस फ्रॉम द साइबर थ्रेट। थोड़ा आपको साइबर सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यूपीएससी आज, ये कुछ इकोनॉमी है और कुछ साइंस टेक भी है, जहां पर डिजिटल पेमेंट के रेफरेंस में यूपीएससी इज आज द क्वेश्चंस विथ रेफरेंस टू डिजिटल पेमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जैसे भीम ऐप को लेकर उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, भीम ऐप अलाउ द यूजर्स टू ट्रांसफर मनी टू एनीवन विद द यूपीआई इनेबल बैंक अकाउंट। तो आप मुझे बताओ, भीम ऐप तो शायद आप में से काफ़ी लोग यूज़ भी करते होंगे। तो भीम ऐप जो डिमोनेटाइजेशन के बाद जो भारत सरकार का अपना एक ऐप आता है, जहाँ पर हर बैंक यूपीआई इनेबल बैंक के साथ जोड़कर आप लोग भीम ऐप को यूज़ करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, आप किसी भी मतलब यूपीआई इनेबल बैंक अकाउंट के साथ भीम ऐप को एक्सेस कर सकते हैं मनी को ट्रांसफ़र करने के लिए। ये तो पूरी तरह से सही है। इसके लिए तो आपको किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ही नहीं है, इसके लिए आप खुद इतने जागरूक हैं कि आप समझते हैं। दूसरा कह रहा है एक चिप बिन डेबिट कार्ड होता है, उसमें 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होते हैं, जबकि भीम ऐप में केवल 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। देखो एक बात बताऊं, जो चिप वाला जो कार्ड होता है उसमें 4 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बिल्कुल नहीं होते हैं। फिलहाल भीम ऐप तो आपने खुद देखा होगा, उसमें भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं होते हैं। भीम ऐप में एक्चुअल आप देखोगे तो 3 फैक्टर्स के ऑथेंटिकेशन होते हैं। भीम ऐप में अगर आप देखोगे तो उसमें एक्चुअल में थ्री लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन होते हैं। कौन से 3 लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन, थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। जब आप भीम ऐप इंस्टॉल करते हो तो पहली बार आपके मोबाइल फ़ोन में आपके नंबर के साथ OTP आती है, यानी आप इसी नंबर पर भीम ऐप इंस्टॉल कर रहे हो, पहला ऑथेंटिकेशन। दूसरा ऑथेंटिकेशन जब होता है जब आप भीम ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जब आप उसको बैंक से जोड़ते हो तो फिर OTP आती है, उस OTP के बाद आपका बैंक से कनेक्ट हो जाता है। और तीसरी बार जब आप ट्रांजैक्शन करने जाते हैं तो आप कोई पासवर्ड या किसी तरह का कोई सिक्योरिटी नंबर यूज़ करते हैं। इस तरीके से चल के ये पीपल आर यूजिंग द भीम ऐप। तो ये पूरी तरह से क्या हो गया, यहाँ पे ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया और फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी एब्सोल्युटली राइट। 8वां क्वेश्चन है जो बहुत ही मजेदार है और पूरी तरह से बताऊं तो ये क्रिएटिव क्वेश्चन है। इट इज़ अ क्रिएटिव क्वेश्चन। ओके, ये एग्जामिनर ने बिल्कुल सोच कर समझ कर, है ना, उसके बाद जनरेट करके आपको क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि व्हेन द अलार्म ऑफ योर स्मार्टफोन रिंग इन द मॉर्निंग, ठीक है, यू वेक अप एंड टैप इट टू स्टॉप द अलार्म विच कॉजेज योर गीजर टू बी स्विच्ड ऑफ ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो आपने फ़ोन ऑन किया, सॉरी जैसे ही आपने रिंग सुना, अलार्म आवाज सुना, आपने फ़ोन बंद किया, जैसे ही फ़ोन बंद किया ऑटोमेटिक आपका गीज़र ऑन हो गया। ग्रेट। अब क्या हो रहा है, जैसे ही आप द स्मार्ट मिरर इन द बाथरूम आप जा रहे हैं, आपने स्मार्ट मिरर, आपका मिरर है वो एक्टिव हो जाता है। तो नहीं, हम लोग के मोबाइल फ़ोन में स्मार्ट ही टाइप का मिरर होता है, जैसे हमारी स्क्रीन को देखता है वो एक्टिव हो जाता है।
एग्जैक्टली उसके बाद वो मिरर में आपको क्या बताता है, वेदर्स ऑल्सो इंडिकेट द लेवल ऑफ वाटर इन द ओवरहेड टैंक, मतलब आपके मिरर्स में सारी इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है, ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आ रही हैं। आफ्टर यू टेक सम ग्रॉसरीज फ्रॉम योर रेफ्रिजरेटर, ठीक है, मतलब हम नहा के आ चुके हैं, अब आप रेफ्रिजरेटर से कुछ सामान निकालने जा रहे हैं, एंड देन यू आर मेकिंग योर ब्रेकफास्ट। लेटर ऑन इट रिकॉग्नाइजेज द शॉर्टेज ऑफ स्टॉक इन योर रेफ्रिजरेटर एंड लेटर ऑन ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड फॉर द सप्लाई ऑफ फ्रेश ग्रॉसरी आइटम। क्या कमाल की बात हो रही है ना, आपकी रेफ्रिजरेटर से आपने ग्रॉसरी आइटम खत्म कुछ निकाला, खत्म हो गया, तो एक मैसेज भी चला है कि ऑर्डर के लिए। अच्छा, वेन यू स्टेप आउट ऑफ योर हाउस, ठीक है, घर से बाहर जाइए, दरवाजे को बंद कीजिए। जैसे ही आपने सिर्फ दरवाजे को बंद किया, सारे लाइट्स, फैन, गीजर, एसी मशीन गेट ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाते हैं। अब आप कह रहे हैं कि आप जैसे ही अपनी ऑफिस की तरफ जाते हैं, आप अपनी कार में बैठते हो, तो आपकी कार आपको वार्निंग देता है, भैया आगे ना इस रोड पे ट्रैफिक कंजेशन है, तो वो आपको सजेस्ट करता है किसी दूसरे रास्ते से जाने के लिए। फिर कह रहा है इफ़ यू आर लेट फॉर मीटिंग, आप मीटिंग के लिए फिर भी लेट हो जाते हैं उस रास्ते से भी, तो आपके ऑफिस में एक मैसेज भेज दिया जाता है आपके ऑफिस बॉस के पास या जो भी जनरल अथॉरिटी के पास है। ये पूरा का पूरा सिस्टम किससे कनेक्ट होता है? एक्चुअल में ये क्वेश्चन जो है IoT का है। आज समय के साथ साथ क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं कि अब सारे के सारे जो थिंग्स हैं, थिंग्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट को मतलब जिसको आप कहते हैं वस्तुएं, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनेट से जोड़ दे रहे हैं। तो इंटरनेट के साथ ये सारे के सारे थिंग्स यानी ऑब्जेक्ट को जोड़ देना आज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे आपने सुना होगा एक MG हेक्टर कार आती है, उसमें SUV आती है, उसमें लिखा ही होता है इंटरनेट इनसाइड, शायद आपने जानते होंगे। इसके अलावा आप देखो, अभी हाल ही में मैंने एक वॉशिंग मशीन लिया, LG का लिया, और वो वॉशिंग मशीन जो LG का है वो IoT पे बेस्ड है। IoT पे बेस्ड है मतलब ये कहने का मतलब IoT पे बेस्ड है कि अगर मैं, ठीक है, इस वॉशिंग मशीन को चाहूँ तो मैं अपने घर के बाहर से यूज़ कर सकता हूँ। सपोज आई एम इन जयपुर और मैं दिल्ली रहता हूँ, तो मैं जयपुर से नोएडा में अपने वॉशिंग मशीन को ऑन और ऑफ कर सकता हूँ। दिस इज़ माई पॉइंट। क्यों? क्योंकि मेरे घर में वाईफाई है, वाईफाई से मैंने एक डिवाइस को, ऑब्जेक्ट को जोड़ रखा। वो ऑब्जेक्ट क्या है? LG का वॉशिंग मशीन। अच्छा, घर के अंदर वाईफाई होने से हमने अपने डिवाइस को इंटरनेट से जोड़ दिया, और मैं जयपुर में हूँ, मेरे मोबाइल फ़ोन में 4G है, तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन से ही इसको ऑपरेट भी कर सकता हूँ। इस तरह की चीज़ें जो समय के साथ आ रही हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ इंटरनेट। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या किया उन्होंने, एक चेन IoT का बना दिया है, एक IoT का चेन बना दिया, और इस इंटरवल के बाद ये होने वाला है, इस इंटरवल के बाद ये होने वाला है, और ये पूरी रिंग में पूरा का पूरा काम हो रहा है। व्हाट इज द पार्ट ऑफ इट? दिस द IoT। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिजिटल इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन आपके पेपर में पूछ रहा है कि यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट की प्लानिंग है डिजिटल इंडिया को लेकर, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर द एम आर एम्स ऑफ द डिजिटल इंडिया प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2018। तो पहला कह रहा है डिजिटल इंडिया का प्लान, सबको पता है डिजिटल इंडिया में हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन देना है, हर किसी के हाथ में इंटरनेट देना है, एवरीबडी कैन एक्सेस द इंटरनेट कनेक्शन। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है कि भारत में गाँव के स्तर तक भी हर किसी के पास इंटरनेट से एक्सेस हो, वाईफाई हो, है ना, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, मतलब किसी भी लेवल पर, एट एवरी टूरिस्ट सेंटर, कम्युनिटी हॉल, कहीं भी पब्लिक प्लेसेस में। अब यहाँ पे कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ इंडिया ओन इंटरनेट कंपनीज। क्या चाइना की तरह इंडिया को इंटरनेट कंपनी बनाने की बात हो रही है? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कहीं कुछ सुनने का ही नहीं। डिजिटल इंडिया तो लोकल लेवल तक भी इंटरनेट की रीच है। चाइना वाइना की तरह इंडिया को इंटरनेट कंपनी तो बनाने की बात हो रही है कि अपना हो जाए। दूसरा कह रहे हैं कि पॉलिसी फ्रेमवर्क टू इनकरेज द ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दैट कलेक्ट द बिग डेटा टू बिल्ड देयर लार्ज डेटा सेंटर विच इन आवर नेशनल ज्योग्राफिकल बाउंड्री। सुनो एक बात बताओ, पहले यहाँ पे जो कीवर्ड है वो है बिग डेटा। बिग डेटा क्या होता है आपको पता है? बिग डेटा क्या होता है? समय के साथ साथ रोज इंटरनेट पे नए नए डेटा और ज़्यादा आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जैसे आप रोज यूट्यूब पे नए नए वीडियोस अपलोड होते हैं, जैसे हम ही लोगों की जो क्लासेस हैं जो हम अनअकैडमी पे ले रहे हैं, ये देखो और यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे, और ज़्यादा अपलोड हो जाएंगे, इंटरनेट पे और डेटा बढ़ रहा हो, इसको बिग डेटा का नाम दिया जाता है। एक समय था जब आज से 5 साल पहले जो इंटरनेट पे डेटा थे वो उस हिसाब से, और आज देखो 5 साल में कितने बड़े, आगे 5 साल में और ज़्यादा अपलोड होंगे। तो कहने का मतलब है ये बिग डेटा टाइप का इंडिया को बनाने की बात है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ये दो ऐसी शुरुआत से ही आप अपने ही हाथ से फिल्ट्रेट कर सकते हैं। अच्छा, तो ऑटोमेटिक तीसरा सही हो गया, आपने पढ़ा भी नहीं। कनेक्ट मेनी ऑफ आवर विलेजेस टू द इंटरनेट। कमाल की बात कर रहा है, हमारे सारे गाँव को, काफ़ी गाँव को इंटरनेट से जोड़ दीजिए। ब्रिंग वाईफाई लाइए। मेनी ऑफ आवर स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, टूरिस्ट सेंटर्स, इनको लाइए। बिल्कुल ये ऑप्शन सही होगा दोस्त। तो यहाँ पे तो ज़्यादा सोचना ही नहीं था, ये क्वेश्चन IQ लेवल का था। अगला क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछा, दैट इज द 10th क्वेश्चन, विथ रिफरेंस टू द जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड डेवलप्ड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन GM मस्टर्ड सर, एक्चुअल में क्या है ये क्वेश्चन, अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए सारे के सारे क्वेश्चन स्टैटिक थे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको बताऊं तो दिस इज द करंट अफेयर्स। और असल में हुआ क्या, एक प्लांट है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है जिसका नाम है DMH11।
इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी के है ना रिसर्च साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और ये धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11 नाम है, जिसको आप नॉर्मल तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड भी कह सकते हो, और ये उसका डिटेल नाम है धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, मैं स्पेशली बोल रहा हूँ। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा कि कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है जो जीएम मस्टर्ड है हैज द जीन्स ऑफ द सॉइल बैक्टीरियम दैट गिव द प्लांट द प्रॉपर्टी ऑफ द पेस्ट रेजिस्टेंस टू द वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स। क्या आप मुझे ये बताओ, आप लोग बीटी मस्टर्ड समझते हो? बीटी मस्टर्ड जो था एक्चुअल में उसमें जो जीन डाला गया था मस्टर्ड में, वो कहाँ का डाला गया था? एक सॉइल बैक्टीरिया था जिसका नाम था बैसिलस thuringiensis, उसका जीन डाला जाता है, ठीक है, समझिएगा। और उसमें डाला जाता है एक्चुअल में कि उसमें कुछ क्राइवन ऐसी जीन को डालने के बाद कुछ प्रोटीन्स बन जाते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं, बॉलवर्म, उनकी गट को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर ये ऑप्शन इन्होंने सिर्फ बीटी मस्टर्ड का दे दिया है, डीएमएच का दिया ही नहीं। डीएमएच में ऐसा कुछ था ही नहीं कि इसको पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए बनाया गया था। ये तो आप फट से, अगर आपने लाइफ में बीटी मस्टर्ड या बीटी क्रॉप पढ़ा है तो पहला आप खट से आइडेंटिफाई कर देंगे ये तो पूरा स्टेटमेंट बीटी क्रॉप का है, तो ये हो ही नहीं सकता, ऐसे ही आप फिल्ट्रेट कर देंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जीएम मस्टर्ड हैज द जीन दैट अलाउ द प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन हाइब्रिडेशन। ध्यान रखिएगा, जीएम मस्टर्ड में जिस जीन के साथ जेनेटिक ट्रांसफर हुआ है, आपको बताऊं, उसकी मदद से जो हमारे प्लांट्स है वो क्रॉस पॉलिनेशन और हाइब्रिडेशन जो होंगे वो करेंगे। देखो ये चीज आपको मैं बताऊं, ये भी आप कॉमन सेंस से चेक कर सकते हैं। क्या इंडिया कभी ऐसा प्लांट बनाएगा जो हमारा प्लांट किसी दूसरे प्लांट के साथ पॉलिनेट ना करे, किसी दूसरे प्लांट को स्टेराइल बना दे, हाइब्रिडेशन ना करे? नहीं। यहीं पर जो दूसरी जगह के प्लांट्स आते हैं, जैसे बीटी है या कोई और प्लांट है, वो हमारे प्लांट के साथ, नेटिव के साथ क्रॉस पॉलिनेशन कर हमारी वैरायटी को खराब कर देते हैं। तो ये तो ऐसे भी आप गेस कर सकते हैं कि जीएम मस्टर्ड में ये सारी चीजें नहीं होंगी, तो इसकी और क्वालिटी, परफॉर्मेंस, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो सेकंड इज राइट। तीसरा कह रहा है जीएम मस्टर्ड हैज बीन डेवलप्ड जॉइंटली बाय IARI एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बिल्कुल नहीं है, इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पंजाब एग्रीकल्चर नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ लैब में बनाया है, मैंने पहले ही आपको बोल दिया। सो हियर बी स्टेटमेंट इज राइट, ये पीपल क्लियर। ये क्वेश्चन पूरी तरह से फैक्ट है और थोड़ा सा IQ लेवल पर है कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो देखे जा सकते हैं 3D प्रिंटिंग से होता है। पता है 3D प्रिंटिंग आपके पेपर में मेंस में भी क्वेश्चन आता है। अगर आप 2012-13 का पेपर देखेंगे मेंस में, तो 3D प्रिंटिंग आपके मेंस में भी आया हुआ है दोस्त, ठीक है। 3D प्रिंटिंग एक्चुअल में क्या होता है, इसको स्टीरियोलिथोग्राफी भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसको, फिर यार स्टीरियोलिथोग्राफी कहते हैं, लिथोग्राफी कहते हैं, ठीक है, ग्राफी कहते हैं। अगर ना आपने मेरी साइंस टेक के 5th एडिशन की बुक पढ़ी होगी, फिलहाल मैंने आपको 3rd एडिशन 2nd एडिशन से ही आपको 3D प्रिंटिंग दे दिया था, और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3D प्रिंटिंग को एक्चुअल में स्टीरियोलिथोग्राफी कहते हैं, शॉर्ट में इसको आप SLA कहते हैं, शॉर्ट में से आप क्या कहते हैं, SLA कहते हैं। 3D प्रिंटिंग एक्चुअल में एक तरह की ऑब्जेक्ट प्रिंटिंग है। क्या है ये? एक ऑब्जेक्ट प्रिंटिंग है, यानी एक वस्तु को आप किसी प्रिंटिंग से निकालते हैं, और उस वस्तु का असल में क्या होता है, एक प्रोग्रामिंग होती है, इंस्ट्रूमेंट होता है या 3D प्रिंटर होता है, जिसके अंदर उस तरह के कार्ट्रिजेस होते हैं जो रखे जाते हैं, जिससे उस तरह का ऑब्जेक्ट बनता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, आप अगर अमेजॉन पर जाइए, आप देखिए आपको 3D प्रिंटर बहुत से तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं। अब कह रहा है कि आप 3D प्रिंटिंग से क्या कर सकते हैं, आप लिटरली बताऊं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सिर्फ सुनते जाइए। इसका आप जब ऑप्शन सुनेंगे तो और शॉकिंग भी होगा और ये के लिए सरप्राइजिंग भी होगा। सारे कन्फेक्शनरी आइटम बना सकते हैं, प्रिपरेशन आप काफ़ी हद तक, बायोनिक ईयर बना सकते हैं, मशीन वाले कान बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ऑटोमेटिक इंडस्ट्री में कोई मशीन के पार्ट चाहिए, बिल्कुल बना सकते हैं। रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी वगैरह भी यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए कोई चिप बनाना या कुछ करना है तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ये आजकल ये जो समय के साथ साथ जो टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, ये आपको बताऊँ 3D प्रिंटर्स वगैरह को बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया जा रहा है। और 3D प्रिंटिंग वगैरह में आपको बताऊँ, यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लीजिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट बताता हूँ। आप ऑर्गन प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऑर्गन प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा ऑर्गन बना सकते हैं। बहुत सोचने की बात है। अब आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस ये भी स्टैटिक पूछा गया है, पूछा जा रहा है विथ रेफरेंस टू इंडिया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इंडिया के जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं उनके बारे में कौन से स्टेटमेंट है जो सही है या सही हैं। तो पहला कह रहा है कि PSLV लॉन्च द सैटेलाइट यूजफुल फॉर अर्थ रिसोर्स मॉनिटरिंग, जबकि GSLV आर डिजाइन मेनली टू लॉन्च कम्युनिकेशन सैटेलाइट। देखिए PSLV जनरली जो बनाया गया है वो पोलर सैटेलाइट्स को या फिर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को पोलर ऑर्बिट में ले जाने के लिए बनाया गया है।
वो अलग बात है कि मेन पर्पज इसका यही है, लेकिन कहीं और भी ये सैटेलाइट्स को ले जाता है। और जो पोलर ऑर्बिट वगैरह में जो सैटेलाइट्स जाते हैं, रिमोट सेंसिंग वाले जो जाते हैं, वो रिमोट सेंसिंग अर्थ की इमेजेस और पिक्चर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अर्थ रिसोर्सेज की मॉनिटरिंग करेगा, ये बात पूरी तरह से सही है। और वहीं तरह से जो GSLV बनाए गए, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाए गए हैं, वो जनरली ऐसे सैटेलाइट बनाए गए हैं जिनको हम जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में रखते हैं और जो 24/7 किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए काम करते हैं। अब 24/7 किसी पर्टिकुलर लोकेशन के लिए काम करेंगे तो पक्का टेलीकम्युनिकेशन वगैरह हमारा हमेशा यूज हो जाएगा। तो मिला जुला के पहला स्टेटमेंट तो पूरी तरह से सही है दोस्त, ठीक है। दूसरा कह रहा है सैटेलाइट लॉन्च बाय PSLV अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड, यानी PSLV द्वारा जो उपग्रह भेजा जाता है हमेशा किसी पर्टिकुलर जगह के लिए फिक्स होता है। आपको एक बात बताता हूं, देखिएगा, जब आपको मैंने स्टैटिक पढ़ाया तो मैंने कुल आपको 6 तरह के ऑर्बिट पढ़ाए हैं। पहला पोलर ऑर्बिट पढ़ाया है, दूसरा पोलर सन सिंक्रोनस पढ़ाया है, तीसरा ग्लोबल GPS ऑर्बिट पढ़ाया है, चौथा पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पढ़ाया है, पांचवा जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पढ़ाया है, पांचवा जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट पढ़ाया है और छठा जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट पढ़ाया है। मैंने आपको बोला है कि 24/7 जो होता है वो जनरली जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं और PSLV जनरली जो सैटेलाइट लेकर जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, पोलर ऑर्बिट में। पोलर ऑर्बिट ऐसे होता है ना, पोल टू पोल घूमता है, ठीक है। और वहीं पर जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं वो अर्थ के साथ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में उसके प्लेन के इक्वेटर के सीध में होकर घूमते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो पूरी तरह से ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है GSLV MK3 इज अ 4 स्टेज। देखिए शुरुआत में ही क्वेश्चन पकड़ लीजिएगा आप, अगर आप जानते हैं कि GSLV जो होता है वो 3 स्टेज वाला प्रक्षेपण होता है, यानी 3 स्टेज वाला लॉन्च व्हीकल होता है। ओके, और 3 स्टेज में पहले में सॉलिड, दूसरे में लिक्विड यही होता है, जिसके तीसरे में क्रायोजेनिक इंजन होता है, जिसके बारे में मैंने आपको वासेनार अरेंजमेंट में भी बताया था कि ये एक तरह का डुअल यूज गुड भी होता है, जिसको 2 जगह हम लोग यूज कर सकते हैं। चाहे तो इसको आप GSLV में यूज कर लीजिए किसी सैटेलाइट को भेजने के लिए, कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए, और या तो फिर इसको आप डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए आप यूज कर लीजिए किसी मिसाइल वगैरह को भेजने के लिए। तो 3 स्टेज है, तो ये 4 स्टेज लेके यही गलत हो जाता है, यानी यहां पर सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेटमेंट जो है वो सही होता है मित्र। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके पेपर में IRNSS से पूछा जा रहा है। विथ रिफरेंस टू इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इज ऑब्लिक आर। देखो IRNSS की जरूरत भारत को पड़ती है कारगिल के समय में, ठीक है, लेकिन भारत के पास ये होता नहीं है। उस समय हम लोग अमेरिका के पास जाते हैं। अमेरिका का एक GPS होता है जो पूरी दुनिया को कवर करता है, 1970s के आसपास ही वो लग जाता है। उसका नाम होता है नवस्टार नेविगेशन सैटेलाइट एंड रेंजिंग। और सुनो, हम इससे जब हेल्प मांगते हैं कि कारगिल के एरिया में हमें बता दो, जो पाकिस्तानियों ने अपना बंकर बना रखा है ऊपर, हम नीचे एरियाज में हैं, तो उन बंकरों के लोकेशंस पता चल जाए। और सुनो, अमेरिका मना कर देता, आपको देता नहीं है, तब आपको समझ में आता है कि इस तरह की चीज़ें आपके पास हो। हमेशा भारत थोड़ा लेट में जगह है, ठीक है, जब इंसिडेंस हो जाता है। ऐसा ही पठानकोट में भी हुआ, तब पता चला कि हमें मोबाइल फोन वगैरह को इंक्रिप्टेड कर देना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर हमें जरूरत पड़ा कि हमें कुछ इस तरह की चीजें चाहिए। वो अलग बात है कि पूरा का पूरा इंसिडेंस 1998 का है कारगिल, 1999 तक कारगिल खत्म हो जाता है, ठीक है। तो मैं वही बात कह रहा हूं, इस पूरे के पूरे नेविगेशन के लिए टोटल 7 सैटेलाइट्स को लगाया जाता है। 3 को जियो में लगाते हैं, जियो स्टेशनरी में, और 4 को जियो सिंक्रोनस, है ना, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लगाते हैं, ठीक है। और ये जो GPS है, ये रीजनल GPS है, दुनिया वाला GPS नहीं है। ये पूरे इंडिया को तक कवर करता है, ईस्ट को, वेस्ट को, नॉर्थ को, साउथ को, सारा देखता है, लेकिन बॉर्डर से दोस्त 1500 किलोमीटर तक की दूरी और वॉच कर लेता है। यानी यहाँ पर मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स हो रहा है इंडिया चाइना में, इंडिया पाकिस्तान में, ये सारी की सारी घटनाओं को चेक कर लेता है और भारत को सेफ और सुरक्षित रखता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि INSS में 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी में होते हैं, 4 जियो सिंक्रोनस में थे, एकदम ठीक है। 3 जियो स्टेशनरी और 4 जियो सिंक्रोनस, ठीक है, पहला सही हो गया। दूसरा कह रहा है INSS कवर इंटायर इंडिया एंड 5500 किलोमीटर बियॉन्ड द बॉर्डर, नहीं 1500-5500 नहीं, ये गलत हो गया। फिर कह रहा है इंडिया विल हैव ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम विद फुल ग्लोबल कवरेज 2019। क्या भारत 2019 तक अपना पूरा ग्लोबल कवरेज वाला GPS बना लेगा? आज तक तो सुनने में नहीं आया है, बनाने की बात ही दूर है। अभी तक तो एक मिशन भी नहीं सोचा है भारत सरकार, मतलब इसरो की तरफ से, ठीक है। तो स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, सिर्फ यहां पर क्या होगा, पहला स्टेटमेंट ही है जो कि सही है। अब यहां देखिए आगे कुछ क्वेश्चंस हैं जो थोड़े से फैक्चुअल हैं। बेले 2 का नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ रहा है, जो कभी कभी इसके साथ आता नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का नाम भले ही आप डिजिटल करेंसी बिटकॉइन के साथ जोड़ सकते हैं। जब 2017 में एक इशू हुआ था, शायद आपको पता होगा, रैंसमवेयर अटैक,
है ना, जहां पर आप पे कंप्यूटर पर एक थ्रेट आता है और जो आपके कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद कर देता है। और जब कंप्यूटर को पूरी तरह से बंद कर देता है तो आपसे बिटकॉइन ट्रांजेक्शन बिटकॉइन के फॉर्म में कुछ मांगता है, बिटकॉइन मांगता है। और बिटकॉइन के ट्रांजेक्शन के लिए सबसे पहले जिस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हुआ था। वैसे ब्लॉकचेन यूज तो निगेटिव काम के लिए हुआ है, लेकिन आपको बता दूं जब अरुण जेटली साहब आपके फाइनेंस मिनिस्टर थे, बिटकॉइन को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते थे, बातें कहते नहीं थे, वो करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन उनका देहांत भी हो जाता है, इज नो मोर राइट नाउ। लेकिन ऐसा कहा गया है, मतलब उन्होंने बोला भी था कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारी इकोनॉमी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे सारे सोशल स्कीम, इन सब चीजों के लिए एक बैकबोन की तरह काम करेगा। तो देखते हैं दोस्तों आगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कहां लेकर जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट फिलहाल सही है, इससे जुड़ा होगा रैंसमवेयर अटैक से लेकर। क्रिस्पर कैस9 जो है एक्चुअल में जीन एडिटिंग में आता है, बायोटेक में आता है। इन्होंने पार्टिकल फिजिक्स जोड़ा, गलत है। पार्टिकल फिजिक्स में आपको यूनिवर्स की बात होती है, ग्रेविटेशनल वेव्स की बात होती है, न्यूट्रिनोस की बात होती है ना, गॉड पार्टिकल्स की बात होती है, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, कंडेंसेट की बात होती है, ये वो वाला चैप्टर। तो ये गलत जगह हो गया, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया इनेक्टेड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद द ऑब्लिगेशंस टू, ये याद रखिएगा, ये सब WTO के अंदर आता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स आप सब अच्छी तरह जानते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह की जो प्रोडक्ट होती है जिसकी वजह से, उस जगह की वजह से पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। अगला एक क्वेश्चन आया आपके पेपर में, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। कंसीडर द फॉलोइंग फिनोमेना। एक तो उसमें पूछ रहा है कि लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, दूसरा कह रहा है यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग, तीसरा कह रहा है मैटर रेस्ट इट्स इन द सराउंडिंग ऑफ स्पेस टाइम। फिर कह रहे हैं में से कौन से प्रेडिक्शंस हैं जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया था। जानते हो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मेंडल की एक गलती थी इसके पहले की, जिसको उन्होंने यहां सुधारा था। मेंडल की जो गलती थी 1905 में मेंडल ने कर लिया था विद द नेम ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसी को सुधारा 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लाकर उन्होंने बहुत सारी बातें की, और उसमें से 3 बातें जो उन्होंने बोली यहां उतार दिया है। जिस भी एग्जामिनर ने बताया है 3 बात को उठा के उतार दिया है। असल में क्या है, लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, ये बात सही है, ग्रेविटी की वजह से लाइट जो होती है वो बेंड हो जाती है ना, ये स्टेटमेंट सही है। और इस बारे में ये बात आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया गया था कि जो हम कोई स्टार देखते हैं, जो जिसकी लाइट हमारे अर्थ की तरफ आती है, एक्चुअल में स्टार का अपरेंट पोजीशन वो नहीं होता है, उसका रियल पोजीशन कहीं और होता है। ये वही वाला कंसेप्ट है, लाइट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी एंड लाइट बेंड ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। यही वो कंसेप्ट है ना, जो आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पता चलता है। और जहां पे जो आप स्टार देखते हैं उसका जो भ्रम आपको दिखता है वो यही कंसेप्ट है, ये सही है। दूसरा कह रहा है यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, ये बात भी ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला कि ब्रह्मांड जो है, आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उन्होंने बोला कि सब कुछ परिवर्तनशील है, नथिंग इज स्टॉप इन दिस वर्ल्ड, यानी दुनिया में सब कुछ चेंज हो रहा है इन द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, कुछ भी स्थिर नहीं है। और इसी वजह से आप देखो तो यूनिवर्स भी एक्सपेंड हो रहा है। और इस बारे में आपको बताऊं तो एक बार 2014-15 में क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट अबाउट द रीजन बिहाइंड द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। इसमें मैं आपको स्टैटिक पार्ट में भी पढ़ाता हूं, रेड शिफ्ट इफेक्ट और माइक्रोवेव एक्सपेंशन थियरी, 2 ऐसे कंसेप्ट है जिसके बेस पे बात प्रूफ भी होती है, तो ये बात भी ठीक है। और इन्होंने बोला आइंस्टाइन ने कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो एक स्पेस टाइम है, यानी एक कपड़ा समझ जाओ, एक फैब्रिक है, और उस फैब्रिक की तरह पूरा ब्रह्मांड है, पूरी दुनिया है, पूरा ब्रह्मांड है, और उसी पर पूरे के पूरे सेलेस्टिकल बॉडी है, उसी पे पूरे के पूरे सेलेस्टिकल बॉडी है। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं कि मान लो हमारा सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम में सन है और उसकी फैमिली मेंबर है। ठीक है, हम अगर एक काम करें, मान लो हम एक कपड़े पर सन और उसकी फैमिली मेंबर को रख दें, तो हम तुमसे ये पूछेंगे बताओ कि सबसे ज्यादा मास किसका है, तो आप बोलोगे सर सन का मास सबसे ज्यादा है। तो सन का मास सबसे ज्यादा होने से वो कपड़ा उस जगह पे सबसे ज्यादा दबा होगा, और उसके अगल बगल के जो सेलेस्टिकल बॉडी आप अर्थ, वीनस, जुपिटर बोलते हैं, वो सब कहीं ना कहीं उस कपड़े के दबे वाले के अट्रैक्शन में होंगे, और कहीं ना कहीं इसीलिए वो सन के कपड़े को दबे होने की वजह से यहां पर उसका अट्रैक्शन होता, सब उसके चारों तरफ घूमते हैं। ये बात मैं आपको बताऊंगा जब और ज्यादा क्लियर आप मेरे साथ पार्टिकल फिजिक्स में बैठेंगे, तो मैं आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ और भी चीजों को जोड़ता हूं, जहां मैं कहता हूं ग्रेविटेशनल वेव के बारे में भी इन्होंने बताया। इसी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टाइन ने 1915 में ही बता दिया कि भैया देखो गुरुत्वाकर्षण तरंगे होती हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स होते हैं, और ये बहुत बड़ी बात थी 1915 में, जो कि हम 100 साल बाद जाकर लगभग 2014 के आसपास जाकर इसके बारे में पता लगाते हैं। ठीक है, फिलहाल उस आपको स्टैटिक
पार्ट में बताऊंगा। इसके अलावा उन्होंने दो डिफरेंट मास की बॉडी वाला भी कॉन्सेप्ट बताया था, वो भी आइंस्टाइन जनरल थ्योरी रिलेटेड। मतलब यूपीएससी ने उठाकर रट लिख दिया है। अगर आपने साइंस टे की मेरी बुक पढ़ी होती जो मैकग्रा हिल से पब्लिश होती, ये सारा का सारा क्वेश्चन खट 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 मार दिए होते और दो तीन और धीरे से मुस्कुराते कि ये ऑप्शन उन्होंने क्यों नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। तो ये था पूरा का पूरा दोस्त 2018 का क्वेश्चन पेपर। आई थिंक आपने बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय किया होगा और आगे आने वाले समय के लिए जो यूट्यूब पर ये वीडियो है, बाकी जो नई जनरेशन आती रहेगी इन क्वेश्चंस को देखेगी और वो समझेगी कि जो मिथ है साइंस टेक को लेकर कि साइंस टेक में करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए और निकल जाइए, वो पूरी तरह से गलत है। साइंस टेक में भी 80% क्वेश्चन इवन प्लस स्टैटिक से ही आते हैं। अब आइंस्टाइन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी करंट अफेयर्स है, 1915 में ही दे दिया गया था। तो ये सब लॉजिक बच्चा, ये जो वीडियो मैंने बनाया है आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो लोग आप गुमराह हो रहे हैं साइंस टेक को लेकर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और साइंस टेक और इन्वायरमेंट दोनों ही सब्जेक्ट को लेकर मैं बताऊं कि मेरे जो कोर्सेज हैं वो प्लस पर स्टार्ट हो चुके हैं और मैं अनअकैडमी पर आपको अब लाइव क्लासेस दे रहा हूं। और साइंस टेक अभी चल ही रहा है, साइंस टेक के साथ इन्वायरमेंट भी है। और इन दोनों सब्जेक्ट को अगर ठीक से आप कर लें तो 30 to 35 क्वेश्चन आपके पेपर में इन्हीं दो सब्जेक्ट से हो जाते हैं। इनमें से 20 प्लस आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। सिर्फ आप मुझे सुन लें, मेरे जो करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हैं जो मैं अनअकैडमी पर दे रहा हूँ, स्टैटिक आपको मैं पढ़ाई दे रहा हूँ, करंट भी जोड़ ही दे रहा हूँ, और उसके साथ जो मेरी बुक है इसको भी कर लें। इतना आपके लिए बहुत होता है दोस्त। साइंस टेक और इन्वायरमेंट से 20 प्लस क्वेश्चन आप बना लेंगे। 21 दिसंबर से कोर्स स्टार्ट है। रवि यूपीएससी मेरा पास कोड है, ठीक है, जिसको आप यूज कर सकते हैं कोर्स ज्वाइन करते समय। 16 जनवरी को यूपीएससी कॉम्बैट है, जो अगला है, संडे को है, ये 11 बजे है। ये एक स्कॉलरशिप है जो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के जो बच्चे हैं वो जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इवन मैं तो बोलूँगा ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पर आपके रैंकिंग हिसाब से आपको फीस वगैरह में स्कॉलरशिप भी दी जाती है। इनरोल करते समय रवि यूपीएससी मेरा पास कोड है, इसको यूज़ कर लीजिएगा। इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा रवि यूपीएससी के कोड से। इवन ये एक मेगा टेस्ट सीरीज़ है और ख़ास तौर से आपको मेरा नाम भी मिल जाएगा। यूपीएससी के जो सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स जो हैं वो उन सबों का अपना एक प्रैक्टिस सेशन है और जहां पर 15 क्वेश्चंस 15 मिनट और बाई हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और यहाँ पर आप मेरे साथ इनके डिस्कशंस करते हुए आप वीडियोस भी पा जाएंगे, मेरे साथ आप इन क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कशन भी करेंगे। सो देयर आर डिफरेंट फैकल्टीज दोज आर टेकिंग योर क्लासेस, ये आपको एक जगह अवेलेबल है। इवन बहुत ही जल्द आपका एक लॉन्च भी हो रहा है यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल का एक चैनल, बाइलिंगुअल हिंदी मीडियम में। ये टॉप एजुकेटर्स जो हैं अनअकैडमी पे, इनकी क्लासेस आपको ऑप्शनल की मिल जाएंगी। साथ ही दोस्त कोर्स को ज्वाइन करते समय एक बात मैं आपको पहले बोलूँगा, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ही ज्वाइन कीजिएगा। इसमें आपको काफ़ी फायदा मिल जाएगा क्योंकि मेंटरशिप मिल जाती है, एक टीचर एक ट्यूटर मिल जाता है जो आपकी हमेशा केयरिंग करता है या प्रिपरेशन कैसे करना है। अनअकैडमी आपको लोन फैसिलिटी भी देता है 0% इंटरेस्ट पर। अगर किसी तरह का फाइनेंशियल क्रंच है तो आप यहाँ पे भी बेनिफिट ले सकते हैं। अनअकैडमी के जो सब्सक्रिप्शंस हैं उसमें प्लस और आइकॉनिक दोनों सब्सक्रिप्शंस हैं, उनके प्राइसेस दिए हुए, लेकिन मैं बोलूँगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज द बेस्ट वन। और इसको ज्वाइन करते समय रवि यूपीएससी का कोड जो मैं आपको बार बार बोलता रहूँगा, इसमें आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देता है, मेरे नाम से आपको मिल जाता है। साथ ही आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी डिस्काउंट मिलता है 10%। अगर कोई भी ऑप्शनल कोर्सेज लेना चाहते हैं तो उसमें भी यू विल गेट द रवि यूपीएससी से यू विल गेट द एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। आगे बढ़ते हैं। ये यूपीएससी का बैच है जो 2022 मिशंस और लक्ष्य इवन एक्सपेडिशंस कई सारे नाम से है। 22-23 के लिए इनमें से आप कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिस ईयर के लिए आप जा रहे हो और जो आपको चाहिए। 19 जनवरी से बैच स्टार्ट है। इसके साथ आपको सारी की सारी बुकलेट भी आपके घर पहुंचा दी जाती है। ये पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। यहाँ से आप सीधा जाएँ, डाउनलोड कर लें, अपना टाइम बचाएं। और ये अनअकैडमी का मेरा क्लास है जहाँ पर आप स्पेशल क्लासेस मेरे साथ फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ बायोलॉजी की क्लास मैं ले रहा हूँ और 9 बजे रात में आप सबके साथ लाइव होता हूँ। इसको आप इंस्टॉल कर लें दोस्त, इसको आप सेव कर लें, इसको फॉलो कर लें और यहाँ पर आप मेरे साथ जुड़कर बायोलॉजी की क्लास निःशुल्क कर सकते हैं लाइव क्लासेस में। ये मेरा पास कोड है। और अंत में चलते चलते इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इसका घंटा बजाना, लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस पीडीएफ को टेलीग्राम के ले लें। चलिए दोस्त, फिर अगले एक लेक्चर में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें, छोटों को प्यार देते रहें और खुद का भी ध्यान रखें। गुड नाइट।